Good morning, students. So, we will Good be morning, talking ma'am. more about the theories to study international politics. So far, we have studied the great debates between realism and idealism, scientific methods and traditionalism, or we can say behavioralism and traditionalism. And beside that, we have read about some more theories which have been termed as partial theories because these theories are not complete in themselves, and they need each other to complement themselves to study international relations. And in that, we have studied equilibrium theory, systems theory, game theory, decision making theory. Today, we will be talking about bargaining theory. तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ पार्शियल थ्योरीज भी हैं, आंशिक सिद्धांत भी हैं, जिनके विषय में हम लोग बात करते रहे हैं। आज उसी में से एक हम सौदेबाजी का सिद्धांत पढ़ेंगे। खेल सिद्धांत जब हमने पढ़ा था तब आपने देखा था कि यह सिद्धांत तब उपयोगी होता है जब संघर्ष की स्थिति हो, जब there is a conflict situation, then game theory is used because some models of games are used to study the conflict and how the states would be dealing with that. बार्गेनिंग थ्योरी का इस्तेमाल शांति के समय में होता है, या कह लीजिए कि युद्ध के पूर्व की स्थिति में, या संघर्ष तो है लेकिन युद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर युद्ध हो रहा है तो बार्गेनिंग का कोई मतलब ही नहीं है। बार्गेनिंग थ्योरी के माध्यम से राज्य आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करते हैं। We can see that bargaining theory is a prelude to decision making theory. सौदेबाजी करके और तब कुछ निर्णय लिए जाते हैं, और अगर सौदेबाजी भी सफल नहीं हुई और निर्णय नहीं लिए जा पा रहे हैं, तब गेम थ्योरी का आविर्भाव होता है। So these three theories are related, closely related to each other: bargaining theory, decision making theory, and game theory. Now we must know what is bargaining theory, या सौदेबाजी का सिद्धांत क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राज्य हिस्सा लेते हैं उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट भी होते हैं, उनके कुछ साझे हित भी होते हैं, और इन साझे हितों के कारण ही वे बातचीत में रुचि दिखाते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। राज्यों में संघर्ष तो होता ही है, लेकिन सहयोग भी कुछ सीमा तक देखा जा सकता है, और जो एक्टर्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, उनके बीच में सहयोग की हमेशा गुंजाइश होती है। देयर इज ऑलवेज सम स्पेस फॉर cooperation, for working together amongst the states. और जैसा हम लोग ने देखा था कि जो खेल थ्योरी सिद्धांत होता है उसमें जीरो सम गेम की हम लोगों ने बात की थी, जो केवल युद्ध के लिए उपयोगी है। लेकिन बार्गेनिंग जो थ्योरी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की, वो युद्ध से पहले का सिद्धांत है, और कई बार ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है जो बार्गेनिंग डिमांड करती है, जो जिसे हम सौदेबाजी की स्थिति कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे भारत और चीन के बीच में गलवान घाटी में जो संकट उत्पन्न हुआ, उसके बाद बातचीत के कई दौर हो चुके हैं जिससे कि समस्या को सुलझाया जा सके और युद्ध ना हो, जो बैटल हुआ उस तरीके की स्थिति फिर ना पैदा हो, और राज्य दोनों देश आपस में बातचीत करके ये तय कर सके कि दोनों की सेनाएं कहाँ पर स्थित होंगी
इसी तरीके से बातचीत के माध्यम से समस्या के हल का एक बड़ा अच्छा उदाहरण अरब इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट था उसका है। 4 अरब इजराइल युद्ध हुए और उसके पश्चात इनके बीच में मध्यस्थता की अमेरिका ने और कैंप डेविड में बातचीत हुई और उसके पश्चात जो युद्ध की स्थिति थी उसको विराम लगा, उसको संघर्ष समाप्त हुआ। देश के अंदर भी हम देखते हैं कि इस तरीके की स्थिति, जैसे अगर अभी आप देखें तो जो फार्म एक्ट्स को लेकर किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बातचीत के माध्यम से इसको हल किया जाना चाहिए। यानी दोनों बैठकर सौदे, बातचीत का मतलब यहाँ पर है कि दोनों कुछ सौदेबाजी करें, बार्गेन करें। जैसे मार्केट में जब हम जाते हैं तो दुकानदार कहता है कोई वस्तु 10 रुपए की है, हम उसको कहते हैं कि नहीं 6 रुपए में दो, और हम सौदेबाजी करते हैं। और दुकानदार क्या देखता है कि उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, और अगर उसको नुकसान 7 रुपए में या 8 रुपए में नहीं है तो वो कहता है कि ठीक है 8 रुपए में हम ये सामान दे सकते हैं। लेकिन लेने वाले को भी ये लगना चाहिए कि 8 रुपए में जो वो सामान ले रहा है उस सामान की वैल्यू, वर्थ 8 रुपए की है। तो जिस पॉइंट पर दोनों संतुष्ट हैं, बेचने वाला और खरीदने वाला, बेचने वाले को लगे कि इस दाम पर उसको नुकसान नहीं है और खरीदने वाले को लगे कि जो सामान वो खरीद रहा है उसकी जो वैल्यू है वो उतनी है जितना कि वो दाम दे रहा है, तभी जाकर दोनों के बीच में सौदा बढ़ता है। और मार्केट में हम रोज इस तरीके की चीज देखते हैं। इसी तरीके से जैसे हम फार्म एक्ट की बात कर रहे थे, तो किसान और सरकार को बातचीत करके इस समस्या को सुलझाना चाहिए। हो सकता है कि कुछ सरकार को आगे बढ़ना पड़े या कहिए झुकना पड़े, एडजस्ट करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, कुछ परिवर्तन करना पड़े। जैसा कि सरकार ने बार बार कहा भी कि इसमें जो पीएमसीज हैं वो नहीं खत्म की जा रही है, एमएसपी भी नहीं खत्म किया जा रहा है। और इसी तरीके से किसानों को भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करना होगा, तभी बार्गेनिंग हो सकती है। अगर दोनों ही झुकने को तैयार नहीं होंगे, अपने जो स्टैंड है उसको बदलने को तैयार नहीं होंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे, तो बार्गेनिंग नहीं हो सकती। जैसे मार्केट में अगर दुकानदार कहे कि नहीं 10 रुपए से हम 1 पैसा भी नहीं कम करेंगे, और खरीदने वाला कहे कि नहीं हम 8 रुपए से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं देंगे, तो सौदा नहीं होगा। वो वहां पर सौदा जो है वो टल जाएगा और दुकानदार वस्तु को नहीं बेचेगा और खरीदार बिना लिए ही मार्केट से चलाएगा। ऐसे भी उदाहरण है, कई बार हम देखते हैं कुछ दुकानदार बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और वो जो दाम है लिखा हुआ है, कहते हैं फिक्स प्राइस है, इसी पर आपको लेना है तो लीजिए वरना आप जाए। तो वो स्थिति कैसी है, वो वहां पर अब कोई सौदा नहीं हो रहा है, वहां पर दोनों के बीच में कोई तालमेल, दोनों पार्टीज के बीच में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। लेकिन सौदेबाजी का मतलब क्या है कि जहां पर दोनों के पक्षों के बीच में कुछ बार्गेनिंग हो और फिर कुछ उनके बीच में समझौता हो सके। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो निर्णयकर्ता हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो आपसी संबंधों में कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ समायोजन करते हैं, उसके लिए वो वार्ता करते हैं, बातचीत करते हैं, और उसके पश्चात उनके द्वारा कुछ निर्णय लिया जाता है। सौदेबाजी या बार्गेनिंग थ्योरी को देने वालों में थॉमस शेलिंग का नाम लिया जाता है। शेलिंग ने इस सिद्धांत को, बार्गेनिंग थ्योरी को दिया। ऐसा नहीं है कि शेलिंग अकेले व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस सिद्धांत का प्रयोग किया। बार्गेनिंग थ्योरी के लिए कहा जाता है कि ये असल में खेल सिद्धांत का ही विस्तृत रूप है, क्योंकि गेम थ्योरी संघर्ष के समय का अध्ययन है, और सौदेबाजी का सिद्धांत इसी प्रकार के एक खेल का अध्ययन शांति के समय का है, जब संघर्ष नहीं हो रहा है, युद्ध नहीं हो रहा है, उस समय का है, या संघर्ष के बाद के समय का है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि की गई, जिसमें बातचीत की गई, पेरिस
पीस पैक्ट किया गया, पेरिस में जो शांति समझौता किया गया, विभिन्न जो पार्टीज थी वो मिली, उन्होंने बातचीत की और उसके बाद एक पैक्ट साइन किया। इस पैक्ट में कमी क्या थी कि जो हारा हुआ देश थे, या जर्मनी का नाम विशेष रूप से कहें, उसको इस बातचीत में शामिल नहीं किया गया, और उसका नतीजा क्या हुआ कि आगे जाकर जर्मनी ने वर्साई की संधि को मानने से इनकार कर दिया, और इस संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जब हम कॉजेस पढ़ते हैं तब उसमें हम वर्साई की संधि का नाम लेते हैं, और ये कहा जाता है कि वो एक अन्यायपूर्ण संधि थी, इट वॉज अनजस्ट, और इस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। तो संधि युद्ध के पश्चात की जाती है, और वो भी बातचीत का ही एक परिणाम होती है। और आगे अगर आप आ जाएं तो ताशकंद समझौता या शिमला पैक्ट, ये भारत के लिए उदाहरण है सौदेबाजी का। और दोनों ही परिस्थितियों में हम पाते हैं, जब भारतीय विदेश नीति का अध्ययन करते हैं, कि वो सौदेबाजी हमारे लिए बहुत हितकारी साबित नहीं हुई। ताशकंद में जो समझौता हुआ, जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बाद सोवियत संघ ने इंटरवीन किया और ये समझौता ताशकंद में किया गया, उसमें भारत को जो उसकी स्थिति थी युद्ध के पश्चात, उसके अनुसार लाभ नहीं मिला। इस युद्ध में 65 के वॉर में भारत ने पाकिस्तान की जमीन को नियंत्रण में किया था, कब्जे में किया था, लेकिन इस समझौते के कारण भारत को अपनी जीती हुई पोजीशन से वापस लौटना पड़ गया, और उसको वो सारे क्षेत्र वापस करने पड़ गए जो उसने जीते थे युद्ध के दौरान। तो दिस वाज नॉट ए गुड बार्गेनिंग फॉर अस। द सेम अप्लाइज टू शिमला पैक्ट, which was made after 1971 इंडो-पाक वॉर, और इसके बाद जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। शिमला समझौते में भी भारत ने युद्ध बंदियों को वापस कर दिया, जो जीता हुआ क्षेत्र था उस पर भी अपना क्लेम खत्म कर दिया। तो हम जो बार्गेन कर सकते थे उसको somehow we could not do। शिमला समझौते से भी बहुत संतुष्ट नहीं होते हैं आज के जो फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हैं, जिनका मानना है कि इंडिया कुड हैव डन बेटर बिकॉज इट वाज इन अ बेटर पोजीशन। बार्गेनिंग में लाभ किसको होता है? जिसके पास ताकत है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जिसके पास अगर कुछ जो लीवरेज है, लीवरेज का मतलब उसके पास सौदेबाजी करने के लिए, बार्गेन करने के लिए वो एक जोर का इस्तेमाल कर सकता है, उसके पास इस तरीके की कोई क्षमता है। तो इंडिया हैड दैट लीवरेज बिकॉज इट वाज इन अ बेटर पोजीशन आफ्टर वॉर, येट बिकॉज पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, तो इसलिए भारत इससे बेहतर काम कर सकता था। द सेम इज सेड अबाउट Tibet problem, because in that case also India could have done better, and in lieu of accepting China's claim on Tibet, India could have had settled its dispute over northeastern borders with China, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारत सौदेबाजी में पीछे रह जाता है। यानी सौदेबाजी एक कला है, इट इज़ एन आर्ट, और इस आर्ट का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए, और सबसे बड़ी ये बात कि हम डिसीजन लेने की स्थिति में होने चाहिए। इफ़ जो बार्गेन कर रहा है वो डिसीजन नहीं ले सकता, इन दैट केस द बार्गेनिंग वुड नॉट बी दैट इफेक्टिव। और इसलिए हम पाते हैं कि भारत के संदर्भ में कि सौदेबाजी में भारत उतना मजबूत नहीं रहा है। लेकिन जब हम सिद्धांत की बात करें तो हम लोग शेलिंग का नाम ले रहे थे, और जो हम लोग ने चर्चा की कि जो सौदेबाजी का सिद्धांत है
वो असल में पुराने खेल सिद्धांत का ही विस्तृत रूप कहा जा सकता है। शेलिंग ने इसका प्रयोग मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के क्षेत्र में किया। इंटरनेशनल जो डायलॉग्स थे उस क्षेत्र में किया। और आप समझ सकते हैं कि दो विश्व युद्धों के बाद डायलॉग had attained a lot of significance because no country wanted one more war। और ये समझा जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकालने के लिए वार्ता एक सफल साधन के रूप में प्रयोग की जा सकती है। इसलिए सौदेबाजी का सिद्धांत बड़ा प्रासंगिक बन गया। आपने देखा कि सौदेबाजी के सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बनाया गया। उदाहरण के तौर पे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो उसका एक प्रमुख अंग है, जिसका काम ही है कि वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से संघर्षों का समाधान करना। बिकॉज इट इज अंडरस्टूड दैट देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग स्टेट्स, लेकिन इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें शांतिपूर्ण तरीके से हल करना आवश्यक है। तो in post World War era, in post World War world, bargaining theory has attained a lot of significance। बार्गेनिंग थ्योरी में हम पाते हैं सौदेबाजी के सिद्धांत में कि अर्थशास्त्रियों की भी बड़ी दिलचस्पी थी। आप समझ ही सकते हैं कि अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट की इसमें दिलचस्पी क्यों थी। बिकॉज बार्गेनिंग की जब भी हम बात करते हैं तो हमें मार्केट नजर आता है। हमको जैसे आपने देखा कि जो ग्लोबलाइजेशन का समय आया उसमें हमने पाया कि जो बड़ी ताकतें थी या जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, दे हैड मोर बार्गेनिंग पावर, दे हैड मोर लीवरेज ऑन डेवलपिंग स्टेट्स। और शुरू में आपने देखा कि उन्होंने यानी डेवलप्ड स्टेट्स ने डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट्स को अपने लिए खुलवाया और यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू किया। बट ग्रेजुअली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ WTO, developing countries realized that they too must have some bargaining power so that decisions in WTO are made as per the interests of these developing countries। और इसीलिए आप देखते हैं कि ब्रिक्स का निर्माण किया गया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, बिकॉज दे रियलाइज तो 2000 से 2004 के बीच कंट्रीज हैं उनके उद्योगों को पर रोक लगाई गई कुछ, जिसकी वजह से भारत में अगर एक उदाहरण दें तो कारपेट इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंचा, क्योंकि भारत में और तुर्की में जो कारपेट्स बनती थी वो देश विदेश सब जगह जाती थी और उसमें चाइल्ड लेबर का प्रयोग होता है, ये कहकर इस पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसका बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि जो ऑर्डर्स थे उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया और यहाँ तक कि जो ऑर्डर्स जहाज से भेजे जा चुके थे वो शिप्स में पड़े रहे और खराब हो गए, बर्बाद हो गए, जिससे कारपेट इंडस्ट्री सफर्ड अ ग्रेट लॉस। So these countries realized that developing countries too should have a leverage when talking to developed countries while decisions are being made regarding world trade। और इसलिए ब्रिक्स का निर्माण हुआ। तो अर्थशास्त्रियों के लिए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बार्गेनिंग का सिद्धांत, सौदेबाजी का सिद्धांत। और वहीं से इसका आरंभ हम देख सकते हैं। बाजार में जो सौदेबाजी में उलझे हुए कोई भी दो व्यक्ति सौदेबाजी के सिद्धांत के ढांचे में हम उनको रख सकते हैं। When two persons
हु कैन बार्गेन वेरी वेल। तो 10 रुपए की चीज को वो 5 रुपए में खरीद कर ले आते हैं, और दूसरी ओर हम पाते हैं कि कुछ लोग 10 रुपए की चीज को 9 रुपए में खरीद कर ही खुश हो जाते हैं। तो दिस आर्ट कैन बी फाउंड इन द मार्केट। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब हम बार्गेनिंग की बात करते हैं तो 3 दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। पहला दृष्टिकोण ये मानता है कि वार्ता में जो पक्ष लगे हुए हैं उनकी जो सोच है, उनके जो असम्पशंस हैं वो स्टैटिक है, स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब वो बार्गेन कर रहे होते हैं वो कुछ तय करके बैठते हैं और उसी के आधार पर बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि वार्ता के दौरान, बातचीत के दौरान जो हमारी मान्यताएं हैं वो बदल सकती हैं, और जरूरी नहीं है कि जो हम सोच कर बैठे थे उसी पर टिके रहे। वी कैन चेंज आवर बार्गेनिंग टैक्टिक्स, आवर कंडीशंस ऑफ बार्गेनिंग। और ये ज़्यादा नेचुरल है कि हमको, जो हम सौदा कर रहे हैं, जो हम बातचीत कर रहे हैं, उसमें हम कुछ परिवर्तन करें, कि थोड़ा हम अपने में बदलाव करें, कुछ कॉम्प्रोमाइज हम करें। जो तीसरा दृष्टिकोण है जो जोसेफ नोगी ने प्रतिपादित किया है, इसके अनुसार कुछ प्रकार की वार्ताएं ऐसी होती हैं जिनमें कोई भी पक्ष कोई समझौता नहीं करना चाहता। इसलिए वो क्या करते हैं कि अपने समझौते में एक राइडर लगा देते हैं, यानी पूरा समझौता बहुत अच्छा होगा, आम जनता को बड़ा पसंद आ रहा होगा, लेकिन उसमें एक छोटी सी शर्त ऐसी होगी जिसकी वजह से पूरा समझौता रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नाउ इफ यू रिमेंबर क्रिप्स प्रपोजल 1942 में नेशनल मूवमेंट के दौरान सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने इस प्रस्ताव को बनाया था, क्रिप्स प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव में एक शर्त थी कि या तो आप इसे पूरा स्वीकार करेंगे और नहीं तो अस्वीकार कर देंगे, यानी आप इसका कुछ भाग स्वीकार कर लें और कुछ भाग न करें, ये संभव नहीं था। और उसमें 2 तरीके के प्रावधान किए थे, एक जो इमीडिएट इफेक्ट में आने वाले थे और जो लॉन्ग टर्म में आने वाले थे दूसरे। और इंडियन जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उस समय के, दे डिड नॉट एग्री टू ऑल दीज प्रोविजंस, और इसलिए क्रिप्स प्रपोजल को यद्यपि पार्टली वो स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन उसमें एक शर्त थी जिसकी वजह से उनको इसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देना पड़ा। तो यहाँ पर क्या है, क्या हम देख सकते हैं कि जो दोनों पार्टीज हैं वो वास्तव में समझौता करना नहीं चाहती हैं, और इसलिए जो वो प्रपोजल बनाते हैं, उसमें जो समझौता बनाते हैं, उसमें वो कुछ ऐसा शर्त लगा देते हैं कि वार्ता को तोड़ देना पड़े और समझौता किया ना जा सके। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में भी आप देखते हैं बहुत बार वार्ता हुई, आगरा में भी वार्ता हुई, और जिसके बाद लग रहा था कि कुछ बात होगी, समझौता होगा, लेकिन अचानक परवेज मुशर्रफ आगरा से वापस चले गए और उन्होंने कहा कि भारतीय ओर से कुछ हॉक्स का मतलब बाज, जिन्होंने इस समझौते को नहीं होने दिया। उस समय मीडिया ने लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लिया था कि शायद उनके वजह से ये समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि अटल जी का सोच शायद समन्वयकारी था, और लेकिन जो एक दक्षिणपंथी कह लीजिए जो रुख था, वो रिप्रेजेंट किया आडवाणी ने। तो इस प्रकार की भी स्थिति हो सकती है, और इसे क्वासी नेगोशिएशन की थ्योरी कहा गया। अर्ध वार्ता का सिद्धांत इसे कहा गया, क्वासी नेगोशिएशन इसलिए कि बातचीत तो हुई लेकिन समझौता कोई भी नहीं करना चाहता था, दोनों ही पक्ष समझौता नहीं करना चाहते थे। अब ये सिद्धांत जो बार्गेनिंग की थ्योरी है वो कब लागू होगा? ये सिद्धांत उसी स्थिति में लागू हो सकता है जबकि दोनों पक्ष न तो पूर्ण संघर्ष की स्थिति में है और न ही पूर्ण सहयोग की।
अगर वे पूर्ण संघर्ष की स्थिति में होंगे तो बातचीत करेंगे ही नहीं, क्योंकि तब तो वो सीधे युद्ध में चले जाएंगे। और अगर वो पूर्ण सहयोग की स्थिति में होंगे तब भी बातचीत की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे वोंट नीड एनी बार्गेनिंग, दे विल एग्री टू वट एवर बोथ ऑफ देम आर सेइंग। तो यहाँ ये सिद्धांत तभी लागू होगा जब न तो पूर्ण संघर्ष की स्थिति है, टोटल कॉन्फ्लिक्ट की भी सिचुएशन नहीं है और टोटल कोऑपरेशन की भी नहीं है। देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज सम कोऑपरेशन, और तब ये सिद्धांत सफल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बातचीत की गुंजाइश है। जैसे हम देखते हैं ना, कई बार घर में भी जब किसी से विवाद हो जाता है तो ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ पर हम बिल्कुल एक दूसरे से नो कम्युनिकेशन, और जब कम्युनिकेशन ही हम नहीं रखेंगे तो फिर कैसे हम समझौता कर सकते हैं। सो देयर हैज टू बी अ विंडो ओपन। अगर थोड़ा संचार का मार्ग खुला होगा तभी हम बातचीत करके समझौता कर सकते हैं। तो ये एक बहुत आवश्यक है कि दोनों पक्षों के बीच में कुछ बातचीत चलती रहे और उनके बीच में पूरी तरीके से संघर्ष की स्थिति ना हो और ना ही पूरी तरीके से सहयोग की स्थिति हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो नेगोशिएशन इज नॉट पॉसिबल। तो सिद्धांत को के काम करने के लिए आपने देखा कि पहली शर्त ये है कि न तो शुद्ध संघर्ष की स्थिति हो और न ही शुद्ध सहयोग की स्थिति हो। और दूसरी बात जो बहुत आवश्यक है सिद्धांत के काम करने के लिए, कि दोनों पक्षों को के पास पूर्ण सूचना होनी चाहिए। दे शुड हैव फुल इंफॉर्मेशन। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो किस प्रकार से बातचीत करेंगे। तो सूचना का होना बहुत आवश्यक है। जिस विषय पर वो बात कर रहे हैं उस पर सही सूचना का होना आवश्यक है। अगर सही सूचना नहीं होगी तो बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए इंफॉर्मेशन एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। ओरान यंग ने 2 प्रकार की बार्गेनिंग के बारे में बताया है, सिंपल बार्गेनिंग या सरल सौदेबाजी, और स्ट्रैटेजिक बार्गेनिंग या कूटनीतिक सौदेबाजी। सिंपल बार्गेनिंग या सरल सौदेबाजी का मतलब है कि ऐसी स्थिति जिसमें सौदा करने वालों के जो एक्शंस हैं वो सीधे साधे तरीके से हो रहे हैं, उनमें आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है उनके बीच में, और इस आधार पर वे मतलब देयर इज अ सिंपल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन between the two parties, and on the basis of these direct exchange of information they are trying to bargain, they are trying to reach a decision. दूसरी ओर जो स्ट्रैटेजिक बार्गेनिंग होती है उसमें दांव पेचों का प्रयोग किया जाता है, युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड, और स्ट्रैटेजीज के माध्यम से सौदा किया जाता है। ये ज़्यादा कठिन स्थिति है और प्रायः इंटरनेशनल रिलेशन में हम इस तरीके की जो युक्ति मूलक सौदेबाजी है उसको काम करते हुए देखते हैं। और इसमें हम कोर्शन का भी प्रयोग होता हुआ देख सकते हैं, और विभिन्न देश एक दूसरे के खिलाफ कुछ इंफॉर्मेशंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि यहाँ इसमें जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो है उसका आदान प्रदान नहीं हो रहा है, बल्कि देयर आर अ फ्यू थिंग्स विच आर कोवर्ट, जो छिपी हुई है उनका भी प्रयोग करके सौदेबाजी को प्रभावित करने का कार्य किया जाता है। तो दिस इज मोर कोर्सिव इंस्टेड ऑफ बीइंग परसुएसिव। आपने देखा कि जो पहला है सिंपल जो बार्गेनिंग है, इट इज मोर परसुएसिव, वहां पर अनुनय का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो इस प्रकार सौदेबाजी का सिद्धांत काम करता है। यहाँ पर एक बात और बतानी जरूरी है कि जब हम बार्गेनिंग की बात करते हैं तो संकट की बात भी करनी चाहिए, यानी क्राइसिस एंड बार्गेनिंग दोनों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। Whenever there is crisis, there is bound to be one option of bargaining
रीचिंग डिसीजन थ्रू बार्गेनिंग। जब संकट होगा तो हमारे सामने एक रास्ता ये भी है कि हम इस संकट का हल कैसे निकालें, बातचीत के माध्यम से, सौदेबाजी के माध्यम से हम निकालें। और ओरान यंग का कहना है कि सौदेबाजी जो का सिद्धांत है वो संकट की स्थिति में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। संकट की स्थिति देखिए यहाँ पर युद्ध से अलग है। यहाँ क्राइसिस का मतलब है कि देयर इज अ प्रॉब्लम बट इट इज नॉट वॉर, क्योंकि अगर वॉर होगा तब तो हम कोई वार्ता कर ही नहीं सकते हैं। तो संकट का मतलब यहाँ पर यंग के अनुसार कि जब राष्ट्रों के बीच में आपस में विश्वास हट जाए, दे डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, दे डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस ओवर ईच अदर, और हिंसा के प्रयोग की संभावना बढ़ जाए। ऐसी स्थिति में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को बिल्डअप करने की जरूरत होती है। जैसे जब हम भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, देन वी टॉक ऑफ CBMs, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और इसके लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। इसके लिए, इस क्राइसिस को डिफ्यूज करने के लिए बातचीत के साथ साथ हम खेलों का भी प्रयोग करते हैं, जिससे जो संकट है या जो तनाव है उसको कम किया जा सके, दोनों पक्षों के बीच में युद्ध की संभावना को रोका जा सके। क्योंकि क्राइसिस एक ऐसा शब्द है जहां पर हिंसक मुठभेड़ की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे समय में बार्गेनिंग थ्योरी, सौदेबाजी का सिद्धांत काम आ सकता है। तो सौदेबाजी के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तब हम देखते हैं कि ये तभी प्रयोग में लाया जाता है जबकि संकट की स्थिति पैदा हो गई हो, और जब दोनों पक्ष युद्ध से बचना चाहते हैं, बल प्रयोग से बचने में ही अपना हित समझते हैं, और उनको लगता है कि हम बल प्रयोग किए बगैर बातचीत के द्वारा इस संकट का हल निकाल लें, और तब इसका प्रयोग किया जाता है। ये सिद्धांत 21वीं शताब्दी में बड़ा उपयोगी रहा है, बिकॉज 21st century, in 21st century we find that states do not want to go to war, and they realize the repercussions, the impact of war over mankind, and so they want to solve the issues between various states through peaceful measures, through talks, through dialogues। और इसीलिए हमने देखा कि पिछले दशक में भी 20वीं शताब्दी में भी हमने देखा कि बातचीत के ज़रिए से आर्मामेंट की प्रॉब्लम हो या किसी और इशू पे, जैसे जो वेरियस क्राइसिस हुई है, चाहे वो क्यूबा संकट रहा हो या स्वेज नहर की क्राइसिस रही हो, उनको बातचीत के माध्यम से हल करने की कोशिश की गई। अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट तो एक उदाहरण था ही। तो बातचीत के ज़रिए से, सम्मेलन के ज़रिए से, डायलॉग के ज़रिए से शस्त्रों को भी, उनकी जो दौड़ है उसको कम करने की कोशिश की गई, निशस्त्रीकरण के प्रयास किए गए। वी फाइंड सो मैनी dialogues, so many pacts which were entered upon outside the UN and within through the UN. United Nations के प्रयास से भी कई समझौते किए गए और उसके बाहर भी कई समझौते किए गए। इस सिद्धांत में अब कमी क्या है? What is the criticism of this theory? इसकी अगर हम बात करें कि इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, इसका आलोचना क्या की जा सकती है, तो हम पाते हैं कि ये तभी संभव है सिद्धांत जबकि राज्य के बीच में टोटल क्राइसिस, मतलब टोटल जो वॉर की सिचुएशन ना हो, या अगर वो युद्ध करने के लिए आमादा हो जाते हैं तब हम इस सिद्धांत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो गेम थ्योरी की तरह से इसके लिए भी कहा जाता है कि इसका जो एप्लीकेशन है इट इज़ वेरी लिमिटेड, सीमित तरीके से ही इसका प्रयोग किया जा सकता है, एंड इट कैन बी यूज्ड टू स्टडी अ पर्टिकुलर सिचुएशन और अ स्पेसिफिक केस, बट it cannot be applied to vast study of international relations and politics.
उसकी संपूर्णता को जानने के लिए हम केवल ये देख सकते हैं कि कोई समस्या का हल कैसे निकला, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन उससे कहीं ज़्यादा है, क्राइसिस से कहीं ज़्यादा है। अगर ऐसे ही होता तब तो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपको केवल संकट पढ़ा देते, हम आपको बांग्लादेश का संकट पढ़ा देते, हम आपको क्यूबा का संकट पढ़ा देते, या स्वेज नहर का संकट पढ़ा देते, या अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, या गल्फ क्राइसिस हम बता देते और कह देते कि इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई हो गई। पर ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन इज बियॉन्ड दीज क्राइसिस, और इसलिए सौदेबाजी का सिद्धांत चूंकि सिर्फ इन स्थितियों को पढ़ता है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन थी और उसको सौदेबाजी के जरिए से हल किया गया, या सौदेबाजी अगर फेल भी हुई तो भी हम इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन हम संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन इसके माध्यम से नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए इसको भी एक पार्शियल थ्योरी, एक आंशिक सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। सेकेंडली, इट रेफर्स, यानी दिस थ्योरी रेफर्स टू द सिचुएशन ऑफ बार्गेनिंग एंड नॉट टू इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। हम सौदेबाजी पढ़ते हैं, लेकिन उस सौदेबाजी के परिणाम स्वरूप जो निर्णय है, परिणाम क्या है, उसका अध्ययन हम इसके अंदर नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि इट मे बी स्टडीड एज अ प्रेल्यूड टू डिसीजन मेकिंग थ्योरी, डिसीजन मेकिंग अप्रोच, बट somehow it seems to be value free, क्योंकि जो बार्गेनिंग हुई उसके जो निर्णय लिए गए उसका सही है गलत है इसके बारे में नहीं पढ़ा जाता है, उसके इम्पैक्ट को हम नहीं पढ़ते हैं। तो दैट वे वी कैन से दैट अगेन इट इज partial and its scope is limited to the interaction of participating countries before they come to any decision. डिसीजन तो इसमें हम पढ़ नहीं रहे, हम तो प्रोसेस को पढ़ रहे हैं कि कैसे वो उस निर्णय पर पहुंचे थ्रू बार्गेनिंग, तो उस प्रोसेस को हम पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट रीडिंग डिसीजन मेकिंग, एंड डिसीजन मेकिंग के लिए भी हम दूसरे सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं कि उस जो निर्णय लिया गया उस पर कैसे वो निर्णय लिया गया, किन परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसेस, पर्सनालिटी एंड ऑल प्रोसेस का भी, कि कौन से संस्थाएं, संरचनाएं इस डिसीजन मेकिंग में शामिल हुए। तो bargaining theory and decision making theory complement each other, but they are not enough in themselves to study international politics. So इसकी आलोचना की गई, और इसके आलोचकों में एक प्रमुख नाम कार्ल डॉयश का लिया जाता है, जिन्होंने इसे डेटरेंस थ्योरी का भी नाम दिया। कार्ल डॉयश ने इसे डेटरेंस थ्योरी का नाम भी दिया, और जिसमें इन्होंने वही सारी बातें जो भी हम लोगों ने क्रिटिसिज्म में देखी थी उसको कहा। डॉयश के अनुसार दिस थ्योरी टेंड्स टू क्रिएट capabilities of contestants as fixed, and it neglects the opportunity costs of conflicts to each participating country. यानी इसमें जो बार्गेनिंग में शामिल राज्य हैं उनको क्या नुकसान हो सकता है उसके विषय में नहीं उसका आकलन किया जाता है। फिर it often tends to treat immediate stakes of most of the international major conflicts as bigger than the costs of nuclear war, यानी जो immediate effects हैं उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि अगर बार्गेनिंग सही नहीं होती है, निर्णय सही नहीं होते हैं, तो उसके कारण जो वॉर हो सकता है, विच इज़ नाउ आज के समय में तो वो न्यूक्लियर वॉर में परिणत हो सकता है, तो उसके विषय में ये सिद्धांत बात नहीं करता है। और इसमें डॉयश कहते हैं कि ये प्रिजनर्स डिलेमा का जो मॉडल है उसको तो अप्लाई करता है, लेकिन चिकन गेम थ्योरी को नहीं। और उनके अनुसार यहाँ पर चिकन गेम आपको याद होगा, जहाँ दो पक्ष ऐसा लग रहा है कि कोलाइजन के पाथ पर हैं, until or unless one of them uses reason and changes its path। तो जो रैशनैलिटी की बात है दोनों में ही है, प्रिजनर्स डिलेमा में भी है, चिकन गेम में भी है, कि अगर दोनों पक्ष रैशनल होंगे तभी दोनों का लाभ हो सकता है। तो हियर वी सी दैट चिकन गेम थ्योरी इज मोर एप्लीकेबल than prisoners dilemma, but usually states use prisoners dilemma because they don't know what action the other state will take,
और इसलिए वो अनुमान के आधार पर कुछ कार्य करते हैं जिससे दोनों पक्षों को नुकसान भी हो सकता है. Then it fails, Deutsch says that this theory fails to calculate cumulative risks. ये थ्योरी ये मानकर चलती है कि जो दोनों पक्ष हैं वो रैशनली बिहेव करेंगे और जो वार्ता करेंगे उसमें वे तार्किक आधार पर कुछ निर्णयों पर पहुंचेंगे. तो दिस assumption is not correct as says Karl Deutsch. Then again, Deutsch says that this theory dwells on the unchanging motives of the players. And he says that it is wrong, and the participants change their stance often during the process of bargaining. वे अपने बात को बदलते रहते हैं. आपने देखा कि भारत पाकिस्तान बात कर रहे हो या भारत और चीन बात कर रहे हो, चीन तो विशेष रूप से आपने देखा कि बार बार अपनी बात को बदल देता है. कभी वो अपनी सीमाओं को किस तरीके से दिखाता है, कभी वो अलग तरीके से दिखाने लगता है. तो दीज आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ बार्गेनिंग थ्योरी. इसके अलावा एक और पार्शियल थ्योरी है विच इज कम्युनिकेशन थ्योरी, जिसमें इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन का विशेष रूप से महत्व बताया गया. और ये सिद्धांत मानकर चलता है कि राज्यों के अंदर जो सूचना का तंत्र है वो बहुत इफेक्टिव है और वो काम करता रहता है. और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य इन सूचनाओं के आधार पर, जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर डिसीजंस लेने का काम करते हैं. तो दिस कम्युनिकेशन थ्योरी is also applied in international relations. संचार सिद्धांत का भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग वीनर ने सबसे पहले किया था और उसके बाद कार्ल डॉयश ने जो अपनी पुस्तक लिखी नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने इस सिद्धांत का प्रयोग किया था. तो आई होप कि आपको ये विभिन्न जो सिद्धांत हैं वो समझ में आ रहे होंगे. इन नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट सम मोर पार्शियल थ्योरीज. पीस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन और इस प्रकार के कुछ अन्य सिद्धांत हैं जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे. तो इसको पढ़ें और इसमें जो सवाल आपको लगते हैं पूछना है वो अवश्य पूछिएगा.